सोनेरी धरती अठे चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भयो प्यारो राजस्थान। दोस्तों, आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने 2 मॉडल टेस्ट कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, जिनको बहुत डिटेल से समझाया था। आज हम तीसरा मॉडल टेस्ट करते हैं, जो कि आपके आर्मी अग्निवीर के प्रीवियस ईयरों को क्वेश्चनों को लेके तैयार किया गया। दोस्तों, इस मॉडल टेस्ट पेपर में आपके प्रीवियस ईयर के लगभग चुनिंदा क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो लिए गए हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मॉडल टेस्ट को, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन जीके के, 15 साइंस के, 15 मैथ के और 5 रीजनिंग के। टोटल क्वेश्चन आपके 50 होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 1/2 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 25%। ठीक है, अगर सही क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर का, गलत होता है तो आधा नंबर कट जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या देवी मंदिर आपका आसाम राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसाम। कामाख्या देवी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कई एग्जामों में पूछा जाता है। तो कामाख्या देवी मंदिर आपका कहाँ स्थित है? आसाम में। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आसाम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और चीन के बीच में रेखा किस नाम से जानी जाती है? यानी कि भारत और चीन के बीच की रेखा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है आपके रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत और चीन के बीच में आपकी जो रेखा स्थित है वो है मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वो डूरंड लाइन स्थित है। तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान, ये भी पूछ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ, क्वेश्चन में पूछा गया है भारत और चीन, तो भारत और चीन के बीच में स्थित जो रेखा है वो आपकी क्या है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रूप ऑफ द वर्ल्ड विच पैलेस इज कॉल्ड रूप ऑफ द वर्ल्ड? रूप ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? चीन, अलास्का, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। तो रूप ऑफ द वर्ल्ड आपका क्या है? तिब्बत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेघदूत के रचयिता कौन थे? मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। ये बुक मेघदूत बहुत से एग्जामों में पूछी जाती है बार बार, और आर्मी अग्निवीर में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मेघदूत किसकी पुस्तक है? कालिदास की है। ऋतु संगार, ये भी किसकी है? कालिदास की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं? जो ओलंपिक का निशान होता है इस तरह का, उसमें कितने छल्ले होते हैं? उसमें टोटल 5 छल्ले होते हैं। इस तरह का जो होता है, ऊपर 3 नीचे 2, टोटल कितने छल्ले हो जाते हैं? यहाँ पे 5 छल्ले हो जाते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर 5। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। डल झीला कहाँ स्थित है? डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। उदयपुर में भी बहुत सारी झीलें स्थित हैं। उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक कॉफी उत्पादन में अव्वल है भारत में। और अगर चाय उत्पादन में पूछा जाता तो कौन आता? आपका आसाम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम मुगल शासक कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर? अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। बी ऑप्शन, बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मतलब कि पहला राजा कौन था? तो बाबर हो जाएगा, और अंतिम राजा बहादुर शाह जफर। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 11, संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था? संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के साथ
बांग्लादेश की कितनी सीमा लगती है? भारत के साथ किस देश की अधिकतम सीमा लगती है? क्वेश्चन एक तो ये आता है कि भारत के साथ किस देश की अधिकतम सीमा लगती है, तो वो भी क्या है? बांग्लादेश है। भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो है आपका अफगानिस्तान, 169 किलोमीटर। और जबकि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर, जो कि अधिकतम सीमा लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए 4096 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम सीमा पूछ सकता है, सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है सबसे कम, ये पूछ सकता है, सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है। तो सबसे कम बांग्लादेश, सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ 169 किलोमीटर और जबकि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। क्वेश्चन नंबर 13, मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक, विच इज द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया? सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? SBI है। ठीक है। भारत का अगर केंद्रीय बैंक पूछा जाए ओनली, तो वो जाता है कौन सा आपका? SBI प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक है। और जो सेंट्रल बैंक हो जाएगा वो हो जाएगा RBI, जो डायरेक्ट कस्टमर से लेन देन नहीं करता है, सेंट्रल बैंक हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो योग दिवस हमेशा 21 जून को मनाया जाता है। इस बार योग दिवस की थीम क्या थी? थीम भी कई बार पूछ ली जाती है आपके पेपर में। अगर 2023 में योग दिवस की थीम क्या थी? तो वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, ये 2023 की आपकी योग दिवस की थीम थी, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग देव। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है। तो वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है सारी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। क्वेश्चन नंबर 1, 15 क्वेश्चन हो लिए। अब साइंस के क्वेश्चन। बर्फ का गलनांक कितना होता है? गलनांक बिंदु क्या होता है जिसमें बर्फ पानी बनना शुरू कर देती है? तो बर्फ पानी बनना 0 डिग्री ही हिमांक है और 0 डिग्री ही क्या गलनांक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 0 डिग्री पे से कम ताप पे वो बर्फ पानी बन जाता है। और जमना भी 0 डिग्री से ही शुरू होता है। तो बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? हड्डियों को मजबूत होने के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन डी की जरूरत होती है। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आवर्ती का मात्रक क्या है? आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर बी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। पानी के जहाज की गति मापने की इकाई क्या है? पानी के जहाज की गति मापने की इकाई है नॉटिकल मील। ऑप्शन नंबर ए, नॉट आ जाएगा। अश्वशक्ति है दूसरे में, ये पूछता है अश्वशक्ति कितनी होती है? 746 वॉट एक अश्वशक्ति। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को खालिस्तान भी कहते हैं। तो खालिस्तान की जगह क्या आएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ। शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? शुद्ध जल रंगहीन होता है, या उसको हल्का नीला भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ नीला है, हल्का नीला, बिल्कुल हल्का नीला। ये ऑप्शन में हो और रंगहीन ना हो तो हल्का नीला आ जाएगा, और अदरवाइज ऑप्शन में रंगहीन है तो इसका उत्तर करेक्ट होगा रंगहीन। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। सबसे बड़े अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा अंडा देने वाला पक्षी है आपका शुतुरमुर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी आपका चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। खून का परिचलन की खोज किसने की थी?
खून के परिचलन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। कोल गैस किसका मिश्रण है? CO। हास्य गैस किसका मिश्रण है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। 360 डिग्री के कोण को, अब मैथ आ गया आपका, 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण एंगल, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। 360 डिग्री और 80 डिग्री के, 180 डिग्री के बीच को क्या कहते हैं? इससे छोटा के बीच के 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़े कोण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वृत्त कोण, वृत्त कोण। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? सरल रेखा कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल, सरल रेखा कोण। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इस कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? कहते हैं इसको समकोण। 90 डिग्री से छोटे एंगल को क्या कहते हैं? 90 डिग्री से छोटे एंगल को, इसको कहते हैं न्यून कोण। ये कुछ कोण हैं जो बार बार घुमा फिरा के पूछता है आपसे। 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण, 360 और 180 के बीच के वृत्त कोण, 180 डिग्री को सरल रेखा कोण, 90 डिग्री से अधिक, 180 से डिग्री से बड़ा, 180 छोटा, 90 से बड़ा अधिक कोण, और 90 डिग्री कोण को समकोण, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। इसमें दो बातें और पूछता है, एक तो होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण में क्या अंतर है? जब दो कोण मिलके 90 डिग्री बनाए तो पूरक कोण। जैसे 10 डिग्री का पूरक कोण कितना हुआ? 80 डिग्री। दोनों मिलके 90 बना रहे हैं तो पूरक कोण। अगर 10 डिग्री का ही मैं संपूरक कोण पूछूंगा तो कितना हो जाएगा? 170 डिग्री। संपूरक कोण होता है जब दो कोण मिलके कितना बनाए? 180 डिग्री। जब दो कोण मिलके 90 डिग्री बनाए तो पूरक कोण, और 180 डिग्री बनाए तो संपूरक कोण हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण कोण, परफेक्ट एंगल। एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। नियमित बहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, यानी कि जिसकी भुजाएं 4 भुजाओं से अधिक हों। 4 भुजाओं को तो चतुर्भुज कह देते हैं, 3 भुजाओं को त्रिभुज कह देते हैं। 4 से अधिक की भुजाएं होती हैं उनको अपन बहुभुज नाम दे सकते हैं। बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर और इक्वल हो तो बहुभुज कहलाता है। तो ये बहुभुज, इसकी सभी भुजाएं बराबर, मैं भुजाओं की संख्या इसमें क्या मान लेता हूँ? भुजाओं की संख्या इसमें मैं n मान लेता हूँ। भुजाओं की संख्या इस आकृति में मैं मान ली n, तो इसके सभी अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। प्रत्येक अंतः कोण क्या हो जाएगा? प्रत्येक अंतः कोण, ईच इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपॉन में n। सभी बाह्य कोणों का योग क्या हो जाएगा? सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग आपका हो जाएगा यहाँ पे 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण क्या हो जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 360 बटे में n। और नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या इसमें क्या होगी? विकर्णों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे n इंटू n-3/2। ये कुछ फॉर्मूले हैं बहुभुज से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सभी बाह्य कोणों का योग, और सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको मिटा देते हैं एक बार।
सभी बाह्य कोणों का योग क्या बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री। और ये कितना दे रखा है अपने को, 1440, यही दे रखा है क्वेश्चन में, सभी बाह्य कोणों का योग ये होता है और ये कितना दिया 1440। तो n-2 बराबर क्या हो जाएगा, 1440 बटे में 180, 18×144। तो n-2 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो अपना भुजाओं की संख्या यहाँ पे कितनी आ गई, 10 उत्तर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगर फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 5% की दर से कितने समय में कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी, कितने 5% की दर से कितने समय में, टाइम पूछा है, समय पूछा है। समय बराबर होता है 100 गुणा में ब्याज मूलधन गुणा में दर, 100 गुणा में ब्याज प्रिंसिपल इंटू रेट। मुझे ये बताओ कोई धनराशि दुगनी कब हो जाएगी, जब उसका प्रिंसिपल मूलधन अगर मैं मान लूँ 1 है तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 2। अगर अमाउंट 2 हो जाएगा, धन दुगना हो जाएगा, तो ब्याज इसका मतलब कितना हुआ 1। भाई 1 रुपया उधार दिया तो दुगना हो जाएगा, तो दुगना होगा तो 2, तो ये दुगना हुआ तो इसमें ब्याज कितना हुआ 1। और रेट आपको दे रखा कितना 5%। सारी चीज़ अपने पास 100 गुणा में ब्याज 1 बटे में मूलधन 1, दर कितनी 5, तो 20×100 कितने वर्ष में 20 वर्ष में। आप ये मूलधन कुछ भी मान सकते हैं, आप 100 मानोगे तो ये 200 और ये ब्याज कितना हो जाएगा 100। कोई धनराशि डबल होती है तो जितनी धनराशि है उतना ही उसका ब्याज होना चाहिए। तो आप कुछ भी मानोगे, 2 मानोगे तो ये भी 2 आएगा, 100 मानोगे तो ये भी 100 आएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा 200। और जो यहाँ रखोगे वही यहाँ रखना पड़ेगा, तो वो कट जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष ऑप्शन नंबर सी में है आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। साइन 90 डिग्री का मान, मैंने कई बार पूरी सारणी लिखवा दी है, तो साइन 90 डिग्री का मान आपका कितना होता है, साइन 90 डिग्री आपका होता है 1 और साइन 0 डिग्री होता है 0। क्वेश्चन नंबर 35, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, और पूछा क्या है a² - 3bc + 4ac। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 3। बी और सी कितना है 4 और 1, ये 4 और ये 1 प्लस में 4। ए कितना है 2 और सी कितना है 1, तो ये 4 माइनस 4 × 12 प्लस 4 दूनी 8, तो 8 × 4 12 माइनस का 12। आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। 0 आंसर आपके किस में है, सी ऑप्शन में है। 0 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 3, 7, 18 कितना है 3, 7, 12, 18, ये बताना है आगे कितना है 33। 3 और 7 का डिफरेंस 4, 7 और 12 का डिफरेंस 5, 12 और 18 का डिफरेंस 6, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 7, और 18 और 7 कितना हो जाएगा 25। तो अपना करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5/7 प्लस में 13/21 प्लस में 3/4। 7, 21 और 4 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 7, 21, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7 × 21, 21 चौक 84। जब भी आप एलसीएम लेते हो तो ये मान के चलो सबसे बड़ी संख्या इसका एलसीएम है। एलसीएम क्या होती है, वह संख्या जिसमें जिनका एलसीएम ले रहे हैं उनका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो 21 में 4 का नहीं जा रहा तो 21 एलसीएम हो नहीं सकता। अब दोबारा इसको डबल कर लेंगे, 21 दूनी 42 में भी किसका 4 का नहीं जा रहा, फिर 42 का डबल कर देंगे, 42 दूनी 84 में। तो 21 का भी जा रहा है 84 में, 7 का भी जा रहा है 84 में और 4 का भी। तो 7 का भाग 84 में दिया तो 7 12 7 84, 12 5 60। 7 का भाग 84 में देंगे, 12 बार गया, जो आया उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं। 21 को 84 में भाग दिया 4, 13 चौक 52। 4 का भाग दिया 84 में तो 21, 21 63।
कितना आ गया, 3 2 5, 6 6 12 5 17, 175 बटे में 84, 175 बटे 84 अपना सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, 8 10 15 16 20 का एलसीएम, एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। एचसीएफ होती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाए। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। यानी कि अगर इन संख्याओं का अगर अपन एलसीएम दे रहे हैं तो वो संख्या निकालनी है जिसमें 8 का भी भाग चला जाए, 10 का भी, 15 का, 16 का और 20 का, उसको अपन एलसीएम बोलते हैं। निकालते कैसे हैं, सभी को एक साथ रख लेंगे, 8 10 15 16 20, 2 का भाग दिया 4 बार, 5 15 में नहीं जा रहा, छोड़ दो, 8 10, फिर 2 का भाग दिया 2 5 15 4 और 5, 2 का भाग दिया 1 5 15 2 और 5, फिर 5 का भाग दे लेंगे 1 1 5 दिया 15 2 5 एकम 5। इनका देने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई कॉमन मल्टीपल तो रहा नहीं इनके बीच में, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, सबको गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 दिया 120, 120 दूनी 240, 240 वो संख्या है जिसमें 8 10 15 16 और 20 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो 240 अपना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:7 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या, पुरुष और महिला किस अनुपात में है, 5:7, यानी कि पुरुष 5x हैं तो महिला ही कितनी है, 7x। अनुपात हटाएंगे तो अपना x लगा देंगे। गांव में पुरुष 800 हैं, यानी कि 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 एकम 30 और 0 160, x की वैल्यू 160 आ गई। तो महिलाओं की संख्या, महिलाएं कितने हैं, 7x, तो 7x कितना हो जाएगा, 7 गुणा में 160, 0 1120, 16 7 112 1 0, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1120। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर, साइड ए और ए। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एरिया होता है √3/4 a²। इसकी हाइट क्या होती है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती है √3/2 a। इसका सर्कम सर्कल रेडियस, बाह्य वृत्त की त्रिज्या r मान लेते, क्या हो जाता है, a/√3। इसका इन सर्किल रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाती है, a/2√3। ये सब फॉर्मूले याद हैं तो आप इसका क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। भुजाएं दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है √3/4, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, 12 का स्क्वायर 144, तो क्या हो जाएगा, √3/4 गुणा में 144, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 छका 24, तो 36√3। 36√3 किस ऑप्शन में है, 36√3 आपके ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 36√3। अगर ऊंचाई पूछता तो भी आप बता देते, किससे गुणा कर देते, ए से, ए की वैल्यू 12, 2 से काटते 6√3 हो जाती है। कुछ भी पूछते आप बता देते, लेकिन ये फॉर्मूले पता होना आपको बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 41, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। अब अपने को नहीं पता कि वो कार्य क्या है, क्या काम कर रहे हैं, कितने इकाई काम है, तो यहाँ पे अपन उस कार्य को 10 15 और ये कितना है, 12, इस 10 15 और 12 का क्या मान लेंगे,
एलसीएम मान लेंगे। एलसीएम क्यों मानते हैं? क्योंकि अपन एक दिन का कार्य निकालने में आसानी हो जाएगी। 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60। आप काम कुछ भी मान सकते हो, 1, 10, 15, 20, 100, 1000, जितना मर्जी, लेकिन मैंने 60 क्यों मानना है? अगर 10 दिन में ए करता है तो ए एक दिन में कितना करेगा? 6। इस 60 में 10 का भाग दिया तो एक दिन का काम आ गया कितना? 6। अगर यहीं पे इस 60 की जगह 32 होता तो भाग जाता पूरा पूरा, पॉइंटों में आता तो उत्तर वही आता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने को संख्या ऐसी माननी है कि आप आसानी से भाग दे, कैलकुलेशन आपकी आसान रहे। बी 15 दिन में करता है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 4। सी 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5। तो ये तो इनका टाइम दे रखा है, ये इनका टोटल वर्क है और ये इनकी इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता किसे कहते हैं? एक दिन का काम। अगर 60 कोई काम है, ए 10 दिन में करता है तो ए एक दिन में 6 कर रहा होगा, बी 15 दिन में करता है तो बी एक दिन में 4 कर रहा होगा, सी 12 दिन में करता है तो सी एक दिन में 5 काम कर रहा होगा। तो तीनों मिलके अगर इस काम को करेंगे, तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो इस 60 काम को तीनों कितने दिन में करेंगे? तीनों एक दिन में कितना करेंगे? 6, 4, 10 और 5, 15। तीनों अगर एक दिन में काम मिलके काम करेंगे, तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 15। करना कितना है? 60 काम। तो कितने दिन में कर देंगे इस टोटल काम को? 4 दिन में। ठीक है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं इस टोटल काम को। अगर ये टोटल काम आप 160 मान लेते तो ये कितना आ जाता? 12 आता, फिर ये 8 आता, ये 10 आता, भाग देते 30 का, वही 4 दिन आता। अगर इसको 60 की जगह 30 मान लेते, 30 में तो यहाँ कुछ पॉइंटों में आता, लेकिन भाग देते तो वही 4 दिन आता। तो क्यों ना ऐसी संख्या मानी जाए ताकि अगर इस टाइम का भाग दे तो आसानी से भाग चला जाए, पूरा पूरा चला जाए। ठीक है, जब भी ऐसा 2 का भी आता है, पिछले पेपर में मैंने करवाया था, 2 आदमी एक काम को 20 दिन में और दूसरा 30 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलके, तो 2 को रख लेंगे, 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज का किसका? रोम्बस। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं समान हो और आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर हो, समचतुर्भुज होता है। इसमें 2 डायगोनल होते हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और इक्वली काटते हैं। इस तरह का होता है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। ठीक है, इस तरह का होता है। तो इसका ये डायगोनल हो गया D1 और ये डायगोनल मान लेते हैं D2। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका? 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 गुणा में उनके विकर्णों का गुणनफल, ये आपके एरिया हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों विकर्ण देगा और एरिया पूछेगा, तो दोनों विकर्णों का गुणा करके 1/2 से गुणा करना है। आपका ऑप्शन नंबर ए 1/2 इंटू D1 इंटू D2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 200 का 25% बराबर है 500 के x% के। 200 का 25% यानी 25/100 बराबर है 500 के x%, 500 गुणा में x/100। ठीक है, 2 0 से 2 0, ये कितना आ गया? 50 और ये कितना आ गया? 5x। 5x बराबर अगर 50 है तो x बराबर कितना आ गया? 50/5, कितना? 10। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। कितना? तो x की वैल्यू 10 है तो 10 किस में है? ये रहा 10%। x की वैल्यू पूछिए, x% है तो कितना? 10%। क्वेश्चन नंबर 44, 400 की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 400 रुपये। प्रॉफिट कितना है? लाभ कितना है आपका? 20%। ठीक है, 400 की वस्तु है, 20% लाभ है, तो लाभ कितना हुआ? लाभ उसको हुआ 400 का 20%, यानी कि 400 का 20% लाभ हुआ तो कितना लाभ हुआ? 80 रुपये का। 80 रुपये के लाभ पे अगर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 400 प्लस का 80, 480। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट ये भी बताया था, 20% लाभ पे बेच रहा है तो आप इस वस्तु को डायरेक्ट 100 कितने पे बेच देंगे? 20% के लाभ पे, तो 120% पे, 120% हटाएंगे तो 100, 12 चौक 48, 480। अब डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा? 480। आपको 20% निकालना नहीं पड़ा और फिर जोड़ना नहीं पड़ा। 20% इसका मतलब लाभ है, 20% ज़्यादा में बिकेगी तो आप डायरेक्ट इसका
20% निकाल देते। यहाँ 20% हानि पे बेचता तो आप डायरेक्ट इसका 80% निकाल सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 480। 480 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 1331 का घनमूल क्यूब रूट लेना है। ये डायरेक्ट मैंने याद करवा रखे हैं 25 तक। तो 1331 किसका है? 11 का है। 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 आता है। अगर स्क्वायर होता तो ये 11 का स्क्वायर 121 और क्यूब 1331 होता है। तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। इतना तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अब आगे रीजनिंग के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 1, 5, 14, 30 और 55। 1, 5, 14, 30, 55। तो अगली संख्या क्या आएगी? सबसे पहले जब सीरीज का क्वेश्चन हो तो आप देखेंगे जोड़, घटा, गुणा, भाग। सबसे पहले ये देखेंगे। तो पहले मैं इनका डिफरेंस देख रहा हूँ तो कितना आया? 4। कितना है भाई 14 और 5 का? 16। 14 और कितना है? 14 और 5 का 9। 14 और 30 का 16। 30 और 55 का 25। ये चीज़ देखने से समझ में आ रहा है कि ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो इसमें 6 का स्क्वायर ऐड होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना? 36। और 55 और 36 कितने हो जाएंगे आपके? 6 कितना? 91। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 91 आपकी अगली सीरीज आ जाएगी। ठीक है, स्क्वायर बढ़ता हुआ जुड़ रहा है। यहाँ का 2 का स्क्वायर जुड़ रहा था, यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, तो यहाँ 6 का स्क्वायर जुड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। मेरे पिता के इकलौते पुत्री। मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री मेरी क्या लगेगी? मेरे पिता का इकलौता पुत्र तो मैं खुद हुआ, तो और मेरी पुत्री मेरी क्या लगेगी? बेटी। तो ऑप्शन नंबर सी बेटी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। सुबह राकेश रास्ते में जा रहा था, उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, उसकी परछाई उसके राइट साइड में पड़ रही है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? सुबह, सुबह मान लेते हैं ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अगर परछाई सुबह, सुबह सूर्य इधर होता है तो परछाई किधर पड़ेगी? इधर परछाई पड़ रही होगी। अगर इधर परछाई पड़ रही है और ये जाने वाले की कौन सी साइड है? राइट साइड है, तो इसका मतलब वो किधर जा रहा होगा? इधर जाएगा, तभी तो इधर जा रहा है। तो ये उसकी लेफ्ट, इधर उसकी राइट, उसके राइट साइड में परछाई पड़ रही है। अगर लेफ्ट साइड में पड़ रही होती तो वो इधर जा रहा होता, उत्तर की साइड में। तो ये किस साइड में जा रहा होगा? तो किस दिशा में जा रहा है? ये कौन सी दिशा है? ये दक्षिण दिशा है। तो इसका ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। लास्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? दक्षिण दिशा किस में है? ये रही ऑप्शन नंबर डी में। लास्ट क्वेश्चन, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। जब भी इस तरह का फिगर हो जिसमें त्रिभुज निकालने हो, अगर इसमें और भी ज़्यादा बढ़ा दे वो लाइन, इस तरह से बढ़ा दे, इसमें त्रिभुजों की संख्या यहाँ 1 लिख दो, 2, 3, 4, 5 जोड़ दो, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। इसमें कितने त्रिभुज है? 15। इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं? 1 और 2। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3। अगर एक लाइन और बढ़ा दी तो फिर दोबारा से काउंट करो, 1, 2 और 3। टोटल कितने हो गए? 3, 2, 5 और 1, 6। एक और लाइन बढ़ा दी तो दोबारा से लिखो, 1, 2, 3, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। ठीक है, तो यहाँ कितने त्रिभुज हुए? 1, 2, 3 जोड़ दो, 3, 3, 6। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पेपर नंबर 3 था, जिसको हमने सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।